सियासी बेरोजगारों को रोजगार देना था, उनके घर भूख थी, बड़ी गुर्बत आ गई थी और परवेज खटक साहब का हाल बहुत पतला हो गया था। वो जो पीटीआई का एक मुनर्रिफ और है, उसका हाल बहुत पतला हो गया था। फिर कुछ अपने प्यारे थे जैसे तलाल साहब हैं, वो कहते थे कि चाचा जी तो कोई गल नहीं कि तुसी आप ही खाई जा रहे हो, सानू मौका ही नहीं दे रहे। जी, हनीफ अब्बासी साहब में बड़ी कोई ख़ास काबिलियत है कि वो हर टेन्योर में उनको कोई ना कोई बड़ा अहम ओहदा या वजारत मिल जाती है। आपके ख्याल में वो काबिलियत क्या है? परवेज खटक साहब का मैं बताऊं ना, एक बादशाह दूसरे बादशाह से मिलने गया तो वहाँ बड़ा कमजोर सा परवेज खटक साहब जैसा कमजोर सा वजीर बैठा था। तो बादशाह ने कहा कि ये भी वजीर है उनका, आप तो उनका ये क्या करता है, तो उनका बददुआओं पहुंचेंगे। वो जिस कोटे में है वो बहुत तगड़ा कोटा है, वो वजीर आजम से भी तगड़ा। वो देखे ना, वजीर उन्हीं के वोटों से कामयाब हुए और उन्हीं को कहते हैं ये निकम्मे नाअहल है। आप अंदाजा कर लें उनकी ताकत का। गोगी जैसी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही थी अपनी, और ये चीज़ें बहुत सारी सामने भी आ गई हैं, एविडेंस भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से वहाँ पर करप्शन की जा रही थी वो भी तो अपनी जगह मौजूद है ना, उसको भी तो फैक्ट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते। पंजाब की सड़कों पे 16 करोड़ की नीली पीली लकीरें नहीं लगाई गई थी जो पहली बारिश में उड़ जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि पंजाब में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अब तक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इसार राना साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वो हमें ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे बात करेंगे। वफाकी काबीना में तोसी कर दी गई है, निसफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई है शहबाज शरीफ की कैबिनेट की। इसकी ज़रूरत क्या थी और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा एक साल मुकम्मल होने के बाद, ये फ़ैसला क्यों किया गया, इसके हवाले से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बनी, उसकी रीज़न क्या है, और उसके बाद एक बड़ा हॉट मौजू इस वक्त जो मुख्तलिफ टॉक शोज़ में और पॉडकास्ट वगैरह में बात की जा रही है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी तनकीद की जा रही है, वो है पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ी तादाद में जो इश्तिहारात का इजरा किया गया है, वो उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसार राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले कैबिनेट के हवाले से बात कर लेते हैं। कैबिनेट में एक्सपेंशन कर दी गई है, एक साल कंप्लीट हो गया शहबाज शरीफ का बतौर प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही निसफ सेंचुरी मारी उन्होंने काबीना अरकान की। ये ज़रा बताएंगे आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई उनको? एक तो ना हुकूमत जो है वो ये अपनी एक जेस्चर दे रही है कि अब वो हम मजबूत हुए हैं, हमारी ग्रिप मजबूत हुई है, इस्तेकाम आया है, लिहाजा अब हम अपनी मर्जी के फैसले करने की पोजीशन में हैं। हम्म। फिर दूसरा ये कि सियासी बेरोजगारों को रोजगार देना था, उनके घर भूख थी, बड़ी गुर्बत आ गई थी और परवेज खटक साहब का हाल बहुत पतला हो गया था। वो जो पीटीआई का एक मुनर्रिफ और है, उसका हाल बहुत पतला हो गया था। फिर कुछ अपने प्यारे थे जैसे तलाल साहब हैं, वो कहते थे कि चाचा जी तो कोई गल नहीं कि तुसी आप ही खाई जा रहे हो, सानू मौका ही नहीं दे रहे। हनीफ तो वो अब्बासी साहब। बहुत जी, जी, हनीफ अब्बासी साहब एक अरसे से कह रहे थे कि मैं एफिड्रेन का केस भुगत के आया हूँ, आप मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे। हम्म। तो ये बेरोज़गारों को रोज़गार देना था, वो मिल गया और अल्लाह का शुक्र है 50 क्रॉस कर गए। मुझे लगता है कि अगले साल तक अगर ये रहे, तो ये जो है सवा सौ, 150 की काबीना होगी और माशाल्लाह पाकिस्तान में डॉक्टर को तो मेरे ख्याल है कोई 2 ढाई हज़ार अफराद के लिए होता है। तो काबीना भी इतनी तो बड़ी होनी चाहिए ना, कम से कम कि एक-एक बंदे को एक-एक बंदा डील कर सके। अच्छा, आपने ये बात की, सबसे पहले तो ये जो सियासी बेरोज़गारों का जिनके आपने नाम लिए हैं, थोड़ा सा मैं उन पे डिस्कस करना चाहूँगी। हनीफ अब्बासी साहब में बड़ी कोई ख़ास काबिलियत है कि वो हर टेन्योर में उनको कोई ना कोई बड़ा अहम ओहदा या वजारत मिल जाती है। आपके ख्याल में वो काबिलियत क्या है? देखिए यहाँ पे होता ये है कि जो आपके अपने पहले तो जरा समझें शरीफ फैमिली का। हम्म। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। वो पहले बड़े भाई, फिर छोटे भाई, फिर क्या कहते हैं भतीजा, फिर भतीजी, फिर आगे कुछ, फिर समधी। तो हम्म। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो फिर वो जाहिर है इर्द गिर्द जो अपने प्यारे होते हैं
उनको तो देना होता है ना। पंजाबी में या तो अहले कराची को शायद ना पता हो, बचपन में हमें खेल खेलते थे, उसका नाम हम कहते थे चीचो चीज गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां। तो ये सियासत जो है एक चीचो चीज गंडेरियां है, दो तेरियां हैं, दो मेरियां हैं, और ये मुल्क इसी तरह चले जा रहे हैं। आईएमएफ को हम कहते हैं हम सादगी का वो अपना रहे हैं। आईएमएफ कहते हैं हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं। आईएमएफ को कहते हैं हम ये लल्ले तल्ले खत्म कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब आप ये 30 लोगों को नौकरी देते हैं तो उनको कोई नौकरी नहीं देते, उनको तनख्वाहें, टीए डीए, मेडिकल, गैस फ्री, कन्वेंस फ्री, ठीक है, अकोमोडेशन। वो एक चीज होती है जो इनसे जुड़ी होती है, एक पूरा जहान है जो आप समेट के किसी को पकड़ा लेते हैं। तो ये पही है साड़ी सादगी, ये पही है हमारी वो जो हम अखराजात की कमी कर रहे थे ना। तो ये ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये बड़े दिलचस्प होते हैं। इनको आप कभी अगर गौर से देखें ना, जैसे शबाशी साहब ने फरमाया खिताब करते हुए कि अगर मैंने भारत को पीछे ना छोड़ा तरक्की में तो मेरा नाम नहीं। तो वो मैं हंस रहा था कि यार हम कितने सादा मिजाज लोग हैं कि कोई भी हमारे ऊपर बैठ के कैसे ड्रामा कर ले, हम तालियां बजाते हैं कि यार क्या बात है, कैसी बात कह दी। कोई सोचने को तैयार नहीं होता कि यार हम कब तक ऐसे बेवकूफ बनते रहेंगे। लेकिन हमारी किस्मत में लिखा है बेवकूफ बनना, हम नहीं बनेंगे तो जूते पड़ेंगे, फिर हम बेवकूफ बनेंगे। मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तलाल चौधरी साहब, परवेज़ खटक साहब और ये जिस तरह से हनीफ अब्बासी साहब हैं या इस टाइप के जो अब कैबिनेट के नए मेंबर्स बने हैं, ये बड़े कुछ नाम हैं जो फेमस लोग हैं। इनके आने से ये कौन सा ऐसा डिलीवर कर लेंगे, ये कौन सा ऐसा काम कर लेंगे जो एक साल में हुकूमत नहीं कर पाई, लेकिन अब ये कर लेंगे तो फिर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा काम। परवेज खटक साहब का मैं बताऊं ना, एक बादशाह दूसरे बादशाह से मिलने गया तो वहां बड़ा कमजोर सा परवेज खटक साहब जैसा कमजोर सा वजीर बैठा था। तो बादशाह ने कहा कि ये भी वजीर है उनका। हाँ, तो उनका ये क्या करता है, तो उनका बदुआओं पहुंचेंगे। तो वो परवेज खटक साहब को बदुआएं देने के लिए रखा गया। पहले अच्छा। उनकी बदुआएं काम नहीं, उनको पुठे गले पड़ गई। वो पीटीआई को खत्म करने आए थे, उनका अपना नामो निशान मिट गया। अब वो कहते हैं जी मैं थोड़ी वजह मेरा नामो निशान मिटाए, तो अब मुझे कहीं तो एडजस्ट कराए ना। तो उन्हें वहां एडजस्ट करा, फिर लाया गया उन्हें वाया बठिंडा। यानी पहले वो जेयूआई में मुशर्रफ फजलुर रहमान हुए, उसके बाद उनको लाके कहा कि जी अब आपको मुजारत देते हैं। अंदाजा करें इस पाकिस्तान के निजाम का ना शर्म है ना कोई इखलाकी है, कोई शर्म है। हम बस ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, ये उनका मुल्क है, जो चाहे वो करें। वो एक पीटीआई का मुनरिफ रुकन है जिसका भाई शहीद हो गया था, पीटीआई के टिकट होल्डर था, वो उधर चला गया। तो कोई इखलाकी को हद नहीं, कोई कैद नहीं है, कुछ नहीं है, आप जो मर्जी करें। तलाल साहब जो है वो मास्टर हैं उसके क्या कहते हैं जी तंजीम साजी के। तो जी। शायद अब हुकूमत को अपने अंदर तंजीम साजी की जरूरत पड़ रही है, अल्लाह बचाए उस तंजीम साजी से। ठीक है ना, इतने भयानक किरदार वाले लोग जो हैं आप इतने फखर से लेते हैं और इतने धड़ल्ले से लेते हैं, तो क्या सर किया वो जा सकता है। बड़ी बड़ी जगहों पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिफेंड करते हैं, शायद यही उनकी क्वालिफिकेशन होगी ना। वैसे आपस की गल तलाल चौधरी ते आ गई है ना, तो बेहतर है कि ये पाकिस्तान से सुलह कर। अच्छा, चलिए सुलह की बात हम बाद में करेंगे। मुझे ये बताएं कि फैसल वाडा का नाम भी आ रहा था कि वो भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ आपके ख्याल में, या नेक्स्ट फेज़ में वो होंगे? क्योंकि ये भी इतलात हैं कि इसके बाद एक और फेज़ होगा जिसमें मज़ीद लोगों को ऐड किया जाएगा। अच्छा, फैजल वावड़ा का मसला ये है कि वो तो इस हुकूमत को निकम्मी नाअहल करार दे चुका है, और वो ये कह चुका है कि ये लंडे का माल है सारा। ठीक है ना। तो अब वैसे तो खैर फैसल वाउडर के इखलाकी वो देखनी है, वैसे तो मुझे उनसे कोई इतनी उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी जिस हुकूमत को वो कंडम माल, लंडे का माल, नाअहल, निकम्मे तो तो आपके ख्याल में यानी कि फैसल वाडा को ऑफर तो की गई है ना? नहीं, यहाँ की गई होगी, लेकिन फैसल वाउडा को इन वजारतों की जरूरत नहीं है, वो इनके बगैर ज्यादा आजाद है, उनको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। वो जिस कोटे में है वो बहुत तगड़ा कोटा है, वो वजीर आजम से भी तगड़ा। वो देखे ना, वजीर उन्हीं के वोटों से कामयाब हुए और उन्हीं को कहते हैं ये निकम्मे नाअहल है। आप अंदाजा कर लें उनकी ताकत का। वो कौन सा कोटा है इसार राना साहब? ये वही कोटा है जिस कोटे से क्या नाम है, एक बंदा आजाद सेनेट का इंतखाब लड़ता है और पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग उसे वोट देती है, और उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये हम क्यों दे रहे हैं इसे वोट।
चलें, अब आप मतलब वो है ज़रा थोड़ा सा लपेट के थोड़ा कोटेड वे में आप कुछ इशारे कर रहे हैं, इशारतन बात कर रहे हैं, खुल के नहीं अच्छा, बता रहे। एक यहाँ रुक जाए। ये हाँ जो मैं इस तरह कह रहा हूँ, देखें, आप मुझे जानती हैं, मैं पिछले 35 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ जी। और मुख्तलिफ अखबारात का एडिटर हूँ। अभी भी मैं रोजनामा पाकिस्तान का एडिटर हूँ। सहाफत ये नहीं है कि आप कोई एक ऐसी बात कह दें जिसके बाद आप हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। सही। सहाफत ये भी नहीं है कि आपको पता हो क्या कहना है। सहाफत ये कि आपको ये पता हो कि क्या नहीं कहना। और राइट। सहाफत ये कि आपको ये पता हो कि क्या कहना है और किस तरीके से कहना है। हम्म। असल बात तो करने की है ना, कम्युनिकेट करने की है कोई चीज। ठीक ठीक है, वो आपने कर दी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नमेंट की बड़ी ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी भी काबीना में आती, लेकिन वो शायद अभी नहीं चाह रहे कि ये जो कुछ हो रहा है उसके अंदर अपने ऊपर भी कोई ब्लेम लें। इज़ दैट ट्रू? पीपल्स पार्टी की मिसाल उस खातून जैसी है जो ना नसदी है ना वसदी है। ठीक है ना। ये वो मतलब कीड़े भी निकाल रहे हैं और उसी का हिस्सा भी है। बुरी है मोहब्बत, मोहब्बत बुरी है, कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है। आप सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं भाई इस सिस्टम के। इस सिस्टम ने आपको इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल होने के बावजूद सदर बना दिया। इस सिस्टम ने इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल होने के बावजूद आपका चेयरमैन सेनेट दे दिया, सिंध आपको दे दिया, गिलगित बल्तिस्तान आपके खाते में है, कश्मीर भी किसी हद तक आपके खाते में है। और आप क्या चाहते हैं यार? आप तो नेशनल असेंबली की 10 सीटें नहीं जीत सकते। आपको इतना कुछ मिल गया तो इस पे खुश होना चाहिए। आपकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि बिलावल भुट्टो की सीवी जो वजारत उज़्मा की थी खत्म हो गई है। अब उसकी जगह पे मरियम साहिबा की सीवी आ गई है। तो आपका फ्रस्ट्रेशन ये है कि यार उन साडा पुत्र वजीर आजम नहीं बनेगा तो धी वजीर आजम बन जाएगी। ये कौन सा तरीका है? ये फ्रस्ट्रेशन है असल। सो दैट इज़ द रीज़न कि वो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं, और अगले फेज़ में भी पीपल्स पार्टी नहीं आएगी। नहीं, तो ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की एक मेरा चांद एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बू का प्यारा, ये दोनों लाडले हैं। तो इन्हीं को पाकिस्तान मिलना है और किसको मिलना है? आपका मतलब है आपके वोट को मिलना है। आपके वोट से पाकिस्तान की हुकूमत बननी है, इन्हीं की हुकूमतें बननी है। अच्छा इसार राना साहब, आपने अभी बात कही थी स्टार्ट में कि अगर ये 1 साल और रहे, यानी अभी भी आपको ये लग रहा है कि हुकूमत 1 साल और शायद मुकम्मल वो भी ना कर पाए। और एक थ्योरी जो चल रही थी कि जी कुछ आधा टेन्योर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे और आधा टेन्योर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो थ्योरी कहाँ गई अब? वो है थ्योरी, अभी वो को खत्म नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी, भारत जरदारी साहब को ये तो मानना पड़ेगा कि वो काया खिलाड़ी हैं। वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान को किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट ने काबू पा लिया है और उनकी जमात को तोड़ फोड़ के रख दिया है। अब इमरान खान का अवाम से बराह रास्त राब्ता खत्म हो चुका है। तो अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता, अब ये हम दिखाया जा रहा है 60 सफात के सप्लीमेंट में कि पंजाब बहुत खुशहाल हो गया है। पंजाब में जो है नहरें बहनी शुरू हो गई हैं और कुछ पीटीआई जैसे लोग, बुरे लोग, उन दूध की नहरों में पत्ती डाल के भाग जाते हैं, वो दूध पत्ती बन जाती है। तो वो बड़ा रावी चैन ही चैन लिख रहा है। जी। तो अब जाहिर है जरदारी साहब को 2.5 साल अगर मिलते हैं तो वो बेहतरीन वाले मिलेंगे, अच्छे वाले मिलेंगे। और अब नून लीग मुझे नहीं लगता इस बात के लिए तैयार। अच्छा, यानी कि ये थ्योरी प्रैक्टिकल होती आपको नज़र नहीं आ रही इस टेन्योर नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट? पॉसिबल। पॉसिबल नहीं। ठीक है, आ जाते जी, आपने जिक्र किया पंजाब हुकूमत के। मैंने भी अपने ओपनिंग में कहा कि जानिब से जो सप्लीमेंट्स दिए गए हैं वो इस वक्त बड़ा एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। अज़मा बुखारी ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वो कह रहे हैं कि जी ये तो लोग वो हैं जो इस हसद कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस से जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब की है। वो सप्लीमेंट को अगर आप देखें तो प्रिंट मीडिया के लिए तो वो 60 सफ़ात का एक सप्लीमेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी एडवर्टीज़मेंट दिया गया है, बिजनेस दिया गया है। कैसे कमेंट करेंगे आप इस पे? पहले तो देखें, ये जो 60 सफात है ना, जी। इसमें माशाल्लाह 170 तस्वीरें हैं मरियम साहिबा, और जो फ्रंट पेज पे इश्तहार है उसमें 32 दफा मरियम साहिबा का नाम है।
मैं अपने हरदिल अजीज वजीर आजम की तस्वीर तलाश करता रहा कि यार वो भी तो नून लीग के वजीर आजम है, विफाक में उनकी हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, तो कहीं अपने प्राइम मिनिस्टर की भी कोई अपने चचा की तस्वीर लगी होगी। तो मुझे बड़ी मायूसी नहीं मिली मुझे। ओके। तो फिर वो 32 दफा नाम मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कहीं शायद शहबाज शरीफ साहब का आजम की छतरी के नीचे पंजाब ने ये किया, लेकिन नहीं नाम था। तो मुझे अंदाजा हुआ कि मरियम साहिबा इस टाइम वो समझती हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, न अपने चचा के नाम की जरूरत भी नहीं है, और वो खुद ही जो है प्रवास कर सकती हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जरा, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं उनके जो जी 6-7 फ्लैग प्रोजेक्ट्स हैं जी जी वो बिल्कुल। चाह रहा था कि पहला प्रोजेक्ट उनका जो है वो कहते हैं कि जी हमने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है। वो तो बुजदार की हुई थी। इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह आपने किया है तो वो तो बुजदार के दौर में मंजूर हुआ था। सेहत कार्ड तो इमरान खान वाला चल रहा है किसान कार्ड बुजदार के दौर वाला चल रहा है, इंटर्नशिप प्रोग्राम बुजदार के दौर वाला चल रहा है, क्या क्या डायलिसिस वाला बुजदार के दौर वाला चल रहा है। ठीक है, कौन सी चीज आपने ऐसी की है नई जिसको आप अपने खाते डालना चाह रही हैं? क्या किया है आपने इनसे एक साथ? मैंने तो सारे गिना दिए कि ये सारे बुजदार के दौर के प्रोजेक्ट हैं जो आपने अपने नाम लिख लिए। तो ठीक। अगर आपने इस तरह करके आज चलना है तो करते रहें, मुझे तो कोई एतराज नहीं है कि आप करते रहें। मैंने तो दुनिया में यही देखा है कि हद से ज्यादा खुद पसंदी जो है वो इंसान को किसी जोगा नहीं छोड़ती। हाँ, ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ख़ुद पसंदी जो है वो किसी भी लीडर के लिए दुरुस्त नहीं होती, चाहे उस लीडर का ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो। अच्छा, ये जो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी गिनवाए हैं, इसके ऊपर भी आज वो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि ये सारे काम तो मरियम नवाज़ ने खुद किए हैं और उन्हीं के किए गए प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने मुकम्मल किए हैं, उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है। ये बुजदार दौर के नहीं, और बुजदार के टाइम पे जो है वो पंजाब बिल्कुल तबाही के दहाने पे था। आप ख़ुद भी पंजाब बेस्ड हैं, पंजाब में बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि वो तबाही के दहाने पे था पंजाब, और पीटीआई के लोग बकौल उनके ख़ुद ये बात कहते थे कि इमरान खान की नाकामी के अंदर अगर बड़ा किरदार है तो वो है ही उस्मान बुजदार का, क्योंकि पंजाब में उन्होंने इतना ख़राब परफॉर्मेंस की कि वो पीटीआई की हुकूमत को एक बहुत बड़ा झटका लगा उसकी वजह से। देखिए, मैं ना 3 दिन पहले तक यही समझता था कि बुजदार एक बहुत नाकाम किरदार, लेकिन जब ये सप्लीमेंट आया और मैंने जरा तहकीक की तो मुझे पता चला कि इस सप्लीमेंट में जितने प्रोजेक्ट हैं वो तो बुजदार के दौर के शुरू हुए में। मुझे तो फिर बुजदार की अजमत का अंदाजा ही अब हुआ कि यार वो तो बहुत खामोशी से ये सारे काम कर रहा था। वो तो ना सप्लीमेंट छापता था, ना फ्रंट पेज पे फुल पेज का इश्तहार देता था, ना जगह जगह बोर्डों पे अपनी तस्वीरें लगवाता था, ना कब्रिस्तान के बाहर खुशामदीद कह के अपनी तस्वीर लगवा देता था। तो वो तो बड़ा हीरो था। हाँ, अच्छा। हमारा पंजाब का मिजाज ये मेले ठेले वाला है ना। एवे कोई एवे गटर में वो को बंदा झुक के देखना शुरू कर दे, 10 बंदे वहीं आके देखना शुरू कर देते हैं। बाद में पूछते हैं की होया, कहता मैनू की पता, मैं तो ऊंजी देखण डया था। हमें शौक है जरा शब-शबा का, रौनक मेले का, तो हमें अच्छा लगता है वो हमारा सीएम जो है वो बारिश के अंदर लंबे वाले जूते पहन के खड़ा हो, टोपी पे माओ कैप पहन के और हाथ ऐसे रख के कह रहा हो कि मैं ऐसे नहीं, ये क्या हो रहा है? कोई उससे ये नहीं पूछेगा कि तू हर साल बारिश में यहीं आके खड़ा हो जाता है, तू बारिश का पानी क्यों नहीं रोक पाता? ठीक है? हमें अच्छा लगता है वो बड़ा, देखो जी ये वो। तो हमें ज़रा ये हुआ, लेकिन बुज़दार तो मेरी नज़र में बड़ा हीरो है, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ कि उसने अच्छा, इतनी खामोशी से इतने सारे काम किए। हालांकि और पाकिस्तान अगर वो तहरीक इंसाफ खुद भी उनको एक नाकाम वज़ीर आला कंसीडर करती है। नहीं, 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 वो कौन करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? आज वो बात इमरान खान की मुझे समझ आ रही है कि इमरान खान ने क्यों नहीं बनाया इनमें से किसी को वज़ीर आला। सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया था कि वक़्त आने पे इन लोगों ने कहीं न कहीं और जाके वो सलामी देनी थी। ठीक है ना? वो इसलिए उसने इनके हवाले ही नहीं किया पंजाब, कि इनके हवाले करूँगा, ये मेरी जड़ें खोखली करेंगे, अपनी तंज़ीम बनाएँगे और एक वक़्त आने पे मेरे खिलाफ बड़ा मुआज़ बना के खड़े हो जाएँगे। आज मुझे समझ आ रही है कि उसने ऐसा क्यों किया था। लेकिन इसार राना जब साहब, ये ये भी तो आप देखिए ना कि उस वक्त पंजाब के अंदर जो एक डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर वो फराह गोगी थी, तो फराह गोगी जैसी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही थी अपनी, और ये चीज़ें बहुत सारी सामने भी आ गई हैं, एविडेंस भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से वहाँ पर करप्शन की जा रही थी वो भी तो अपनी जगह मौजूद है ना, उसको भी तो फैक्ट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते।
देखें, बात यह कि जब आप किसी के ऊपर आ, उस ना ऐब निकाल सके ना, तो फिर उसके इर्द गिर्द के लोग तलाश करते हैं कि हम्म। इनमें ऐब निकालें, ताकि हम कहें कि इनमें ऐब था तो ये भी ऐब ही है। फराग होगी तो भाग गई, हम्म। लेकिन वो बुजदार के साथ मिलके ये सब कुछ करती थी ना। ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे वो बुजदार के साथ मिलके लेती थी ना। तो वो चली गई, कोई बात नहीं, अब बुजदार को गिरफ्तार करें हम्म। उस सारी करप्शन में। और जिन लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग कराई थी पैसे दे के, वो तो यहीं पे नौकरी कर रहे हैं, उन्हें हम्म। पकड़ लें। हम्म। आप क्यों नहीं पकड़ते? ये सिर्फ एक मीडिया का आपने शोर मचाया हुआ है, ताकि क्योंकि आपके पास इमरान खान के खिलाफ साबित करने को कुछ नहीं है, इसलिए आपने फराग होगी का नाम डाल के कर दिया। तो भाई बुजदार तो इधर ही है ना, तो हम्म। वजीर आला तो वो था, उसे गिरफ्तार करें ना। फराग होगी नहीं पकड़ी जा रही तो उसे तो पकड़ लेना। जिन लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे दिए थे उन अफसरों को तो पकड़ ले, क्यों नहीं पकड़ते आप? इसलिए कि ये सब आपने एक मीडिया हाइप बनाई, बस, और कुछ नहीं। हम्म। अगर कुछ सच है, मैं फराग होगी का ना तर्जुमान, ना मुझे उसमें कख की दिलचस्पी में, जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अल्लाह करे उनका बेड़ा गर्क, उनकी औलादें तबाह हो जाए हम्म। जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो पीटीआई में हो चाहे वो नून लीग में हो। अल्लाह करे कि उनके औलादों के आगे आए जिन्होंने इस साबित करें भाई। फराग होगी भाग गई तो बुजदार इधर है, बाकी लोग इधर है, पकड़ ले उन्हें, क्यों नहीं पकड़ते आप? सही। इसलिए कि अच्छा, अब फराग ये होगी जो आपने बात की ना कि आपने हमारे पंजाब का मिजाज है, मेले ठेले पे बड़े खुश होते हैं, इससे मुझे वो मेले वाला भी याद आ गया। ज़रा मैं उस पर भी आपके कमेंट चाहूँगी। ये हॉर्स एंड कैटल शो हुआ, एक बहुत बड़ी सक्सेस इसको कहा जा रहा है। और फिर इसी किस्म के जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से जो सूबे के अंदर पॉजिटिव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के मंसूबे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि ये इससे पहले पंजाब की तारीख में कभी नहीं ऐसे काम हुए जो पहली दफ़ा हो रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि पंजाब की तारीख में पहले बहुत सारे काम ऐसे नहीं हुए जो अब हो रहे हैं। पंजाब को कभी गुलाब के फूलों से नहीं धुलाया गया था। हम्म। पंजाब की सड़कों पे 16 करोड़ की नीली पीली लकीरें नहीं लगाई गई थी जो पहली बारिश में उड़ उड़ जाती हैं। हम्म। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि पंजाब में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। और ये जो बात है कि हासन कैटल शो, ये तो होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हम्म। पाकिस्तान सफोकेशन खत्म हो, जी। लोगों का कैथारसिस हो। उनके पास कोई पंजाब के लोग बहुत परेशान हैं, उनके घरों में छापे पड़े हैं, उनके बच्चों को उठा लिया गया, पुलिस ने खौफजदा किया हुआ पंजाब के रहने वालों को। थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ये सारे मिल सब कुछ लाहौर में ही ना हो। पूरे ये पाकिस्तान में होना जाके चाहिए। चिन्ह हम्म। मसरूर में, ठीक है ना, मिंचनाबाद में, जो दूर उस्ताद इलाके, वहां पे भी कुछ होता कि उनको भी पता चले कि हम भी उतनी मोजिज हैं जितने लाहौर वाले। खाली हम्म। सारी जो मनोसलवा लाहौर पे नहीं बरसना चाहिए। हम्म। सही। अच्छा, थोड़ी सी अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी ये पीका एक्ट के हवाले से, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम सहाफ़त से जुड़ा है। ये जो पीका कानून आया है और इसके ऊपर ज़ाहिर है हमारी जो बरादरी है वो बड़ी सरापा एहतजाज भी है और मुसलसल कह भी रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इशारा भी किया गया था कि इसको रिव्यू किया जा सकता है, रिविज़िट किया जा सकता है इस लॉ को। तो क्या कहेंगे आप इस राना साहब कि ये लॉ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर ने इसके ऊपर जब दस्तखत किए तो ये एक बड़ा अनबिलीवेबल बात थी, क्योंकि सदर जरदारी से एक मीडिया की आज़ादी की हमेशा से तवक्को की गई है, बिलखसूस मैं उनका नाम ले रही हूँ, और फिर उनकी जानिब से ये सिग्नेचर्स होना और फिर इसका लॉ बनना, तो कैसे आप इस पर कमेंट करेंगे? एक तो देखें, मैं दो चीजें जरूर कहूंगा कि जो हमारे सहाफती लीडरशिप है, जी। उससे ज्यादा कंप्रोमाइज मैंने कोई नहीं देखी। हम्म। आई एम सॉरी, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान के हर शोबे पे वो बंदा बैठा है जिसके दो चेहरे। हम्म। जब ये ऑर्डिनेंस बन रहा था तो सब खामोश रहे, जब बन गया तो आके ड्रामे करने लगे। और जो लोग कर रहे हैं वो खुद उन बड़े इदारों के मुलाजिम है जहाँ पे वर्कर्स के साथ पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। हम्म। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता कि मैं ये लोग अब साफियों की तर्जुमानी करेंगे, यार हद हो गई। ये जितने भी ऊपर के लीडरशिप है इनमें से आप अक्सरियत की जरा निकालें ना, कितने लोग हैं जो प्रैक्टिकली जर्नलिज्म में काम करते हैं, बिल्कुल खबरें दुरुस्त फाइल कह रहे हैं करते आप। हैं। बिल्कुल। तो ये वो सारे लोग हैं कब्जा, जो एक अरसे से पाकिस्तान के हर शोबे में इसी तरह ही है। हम्म। पाकिस्तान की बुनत इस तरह कर दी गई है कि इसमें एक नंबर आदमी सरवाइव ही नहीं कर नहीं कर सकता, आगे सकता। ही नहीं बढ़ सकता। ट्रू। ठीक है ना? तो
ये मुझे इनसे कोई वो नहीं है। तो ये पीका ऑर्डिनेंस, मुझे इससे कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है। एक्चुअली ये पीका ऑर्डिनेंस सहाफियों की जबानबंदी के लिए आया ही नहीं। हम्म। ये भी एक बड़ी बारीक बात है, जिससे सहाफती लीडरशिप ने अपनी रोजी रोटी और दुकान चमकाने के लिए ऐसे कर दिया। ये मुआशरे की जबानबंदी के लिए आया है। हम्म। साफियों की जबानबंदी के लिए वो तो वैसे ही हो गई, किसी को ऑफ एयर कर दें, किसी पे पर्चा वो करा बड़ा दें, किसी आसान पे होता है, कुछ कर सहाफ़ी दें। बेचारे को तो, जो ओरिजिनल जेन्युइन सहाफ़ी है, उसको बंद करना तो ज़बान बंद करना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। ये सिंपल सा बताएं, जिनको आपने करोड़ों के बिजनेस दिए, हम्म। अगर उन्हें कहें कि ये फला आदमी जो है ये हमें कबूल नहीं है, तो वो जी। किसकी तरफ जाएंगे? अपने वो बेवकूफ वर्कर की तरफ जाएंगे, ये करोड़ों के बिजनेस की तरफ जाएंगे? डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो सहाफियों के लिए पिका ऑर्डिनेंस नहीं आया, ये मुआशरे के लिए आया है। जो सोशल मीडिया इनके काबू में नहीं आ रहा, आम आदमी उठता है, वो देखता है एक तस्वीर कि एक हम्म। प्रोटोकॉल का अफसर जा रहा है और उसने गाड़ी रोकी है और पीछे गाड़ी वाले को चपेड़े मार दिए हैं, वो वीडियो बनाता है, वो चढ़ा देता है। हम्म। तो जो ट्रेडिशनल सहाफत है वो तो नहीं दिखा सकती, नहीं दिखा वो सकती। तो इतनी हम्म। बुजदिल, वो इमरान खान का नाम नहीं ले सकती, वो बानी पीटीआई कहेंगे। हम्म। तो सो 26 इट इज़ नवंबर फॉर को हो सोशल क्या ना। मीडिया, बट सोशल मीडिया को आप कितना कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? अगेन मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती थी, और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा कानून का बनी और ख़ुद सदर जरदारी ने इस पर दस्तखत किए। चले नून लीग को तो मान लेते हैं, उनका मिजाज ही ऐसा है, लेकिन पीपल्स पार्टी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आप कौन सी पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की पार्टी, या आसिफ अली जरदारी की पार्टी? दिस इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पीपल्स पार्टी ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद एंड द पीपल्स पार्टी ऑफ आसिफ अली जरदारी। ये वो सब पीपल्स पार्टी नहीं है, ये जो जो एस्टेब्लिशमेंट से टकरा के जिन्होंने कब्रें बनवाई थी, हम्म। ये वो पीपल्स पार्टी है जो वजारतें सदारतें लेते हैं। हम्म। सही। सो इट इज़ फॉर सोशल मीडिया, और इसके ऊपर आपने देखा कि इंटरनेशनली भी कुछ प्रेशर आया है पाकिस्तान के हवाले से कि ये जो पीका जैसे कानून हैं ये नहीं होने चाहिए, और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि इसको हम रिविज़िट कर सकते हैं। लेकिन आपने जो बात की है उस बात में बड़ा दम है साराना साहब की, जो हमारी यूनियंस हैं, जो हमारे सहाफ़ती लीडर्स हैं, उनके दो चेहरे हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किल नज़र आ रहा है, बल्कि नामुमकिन नज़र आ रहा है कि इस गवर्नमेंट के टेन्योर में इस लॉ को रिविज़िट किया जाएगा। बट नेक्स्ट अगर कोई गवर्नमेंट आती है वो इसको कंटिन्यू करेगी, उनके भी ज़ाहिर फ़ायदे में होगा, या वो इसको रिविज़िट करेंगे। किनके? कौन कौन? जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट आती है तो वो क्या इसको कंटिन्यू करेगी, पीका ऑर्डिनेंस को, इस लॉ को, या इसी गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह वज़ीर कानून ने कहा कि हम इसको रिविज़िट कर सकते हैं, आपको कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि इसको रिविज़िट किया जाएगा? देखें, अगर में पीटीआई की हुकूमत आती है ना, जी। तब भी ये यही रहेगा। सही, बस यही मैं क्योंकि आपसे पूछना चाह रही थी। हाँ, क्योंकि जो कमेटी ने जिसने मंजूरी दी थी ना, उसका हेड पीटीआई का रुकन असेंबली था। हम्म। ठीक है, तो ये सारे मजा मजा दिया भैन होंदियां ने, ये एक दूसरे के तहफ्फुज के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हुए, हम्म। और इनके लिए सहाफी एक बहुत बुरी चीज है, क्योंकि वो चाहे हुकूमत इमरान खान की हो, चाहे वो इनकी हो, वो जब बोलता है तो वो इनको तकलीफ होती है। ताकतवर कभी भी ये नहीं चाहता हम्म। कि उसके सामने कोई सच बोलने वाला हो। इसीलिए बादशाह अपने तारीखदानों को अपने पास खड़ बिठा के रखते थे कि मेरी मर्जी का लिखो, मैं टोपियां सीता हूँ, कुरान पाक लिख के मैं गुजारा करता हूँ। ये नहीं लिखना कि मैंने अपने भाइयों की गर्दनें उड़वा दी थी, अपने बाप को जेल में फेंक दिया था, बस ये लिखो। लेकिन तारीख का अलमिया ये कि ये बहुत अरसे गूंगी नहीं रहती, हम्म। कहीं ना कहीं सच बोल देती है। तो मुझे पीटीआई से भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो आएंगे तो कोई तारीखी काम हो जाएगा। उनके दौर में पीका ऑर्डिनेंस पे काम शुरू हुआ था, फवाद चौधरी साहब के दौर में काम शुरू हुआ ये सब। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। सो जितनी भी बातें की जाती हैं प्रेस फ्रीडम की, मीडिया फ्रीडम की, ये अपोजिशन के अंदर रहते हुए अच्छी लगती हैं। उस वक़्त सबको अच्छा लगता है कि आज़ादी इज़हार ख़याल होना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं तो उसके बाद उनकी जो थिंकिंग है, जो माइंड सेट है, वो भी शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे फैशन की बातें हैं। जैसे पाकिस्तानी कौम अल्लाह का नाम फैशन में लेती है ना, लेकिन अल्लाह से डरती नहीं है।
इसी तरह ये लोग इखलाकियात का नाम, सहाफती इखलाकियात का नाम तब लेते हैं जब अपोजिशन में, हुकूमत में आके फिर इनके बिल्कुल वही माइंड सेट होता है सर कि आपने इन्हें ये भी कुछ अलग। चीज़ नोटिस की होगी कि जब फौजी अपनी वर्दी उतार देते हैं तो फिर वो आइन की और जमहूरियत की बात भी करने लग जाता है। इन्हें वो वर्दी में भी जमहूरियत की बात करते हैं। नहीं, वर्दी में कम ही करता है, वर्दी में वो कुछ और बातें करता है। आप नजर आता तो वर्दी में भी जमहूरियत की बात होती है। अच्छा चलिए ठीक है, टाइम ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ी अच्छी नशिस्त रही। जब भी आपसे बात होती है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें भी सीखने को मिलती हैं। ज़ाहिर है आप हमारे सीनियर हैं। थैंक यू वेरी मच इसार राना साहब, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अब तक पॉडकास्ट से। अल्लाह हाफिज़।